बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम इतिहास भी बोलते हैं। ठीक है, इसके नए सिलेबस के बारे में जो कि आपके नए सेशन 2024 और 25 के लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। आज हम हिस्ट्री के बारे में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, देखो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस नए सेशन 2024 और 25 के आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, जिसे आप एनुअल एग्जाम या फिर वार्षिक परीक्षाएं बोल सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी कि इस पूरे सेशन भर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके बारे में। ठीक है, सेकंड, इसी वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में, उन चैप्टर से ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये बताऊंगा चैप्टर में क्या पढ़ना है, और उन चैप्टर के अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। और इसी वीडियो के बिल्कुल एंड में, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल एंड में आप सभी को बताऊंगा मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, पूरे साल भर का आप सभी को मैं एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, जिसे अगर आपने, ध्यान से सुनना, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो रोड मैप आपको बताऊंगा, अगर आपने उसके सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, तो आई विल श्योर यू कि आप इस 2024 और 25 के आपका जो हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम होगा, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आओगे डेफिनेटली। क्योंकि पिछले 4 से 5 साल से मैंने देखा है, जो स्ट्रेटेजी, जो रोड मैप मैंने बच्चों को दिया है, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे। ठीक है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस नए सेशन 2024 और 25 के लिए हमारी तरफ से क्या रोड मैप रहेगा आपके लिए। पूरे साल भर हम आपको किस प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, जाके फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज कर सकते हो। हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाना है, आपको सर्च करना है JSK 11th क्लास। ठीक है, चैनल पे सिलेबस की वीडियो के माध्यम से आप पहली बार आए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है ना, इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी आपके पास में हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए ये जो सिलेबस है, ये यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपको मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए टोटल आपकी जो है ये 4 यूनिट्स हैं। अब इन 4 यूनिट्स को मिला के टोटल आपके ये 7 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने हैं टोटल? 7 चैप्टर। अब हिंदी मीडियम के बच्चों को तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आ जाइए पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, हिस्ट्री में आपकी एक ही बुक रहने वाली है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, जब आप 12th में जाओगे ना, तो ये आपकी 3 किताबें हो जाएंगी, और टाइटल चेंज हो जाएगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अभी 11th में आपका यही रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर्स में से आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देख लो। आपका सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है विषय 1, लेखन कला और शहरी जीवन। बेसिकली बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये मेसोपोटामिया सभ्यता पर आधारित है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आऊंगा ना आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका चैप्टर है बच्चों, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और ये चैप्टर आधारित है रोमन साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर है बच्चों यायावर साम्राज्य। आपने वो सुना है ना, चंगेज खान, मंगोल वगैरह, तो इसमें चंगेज खान और मंगोलों का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका चैप्टर आ जाता है यहाँ पे 3 वर्ग। आपने सुना होगा जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 3 वर्ण, 3 क्लासेस के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, पांचवा चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें आपको कुछ सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ना है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हर एक चैप्टर के। ठीक है, छठा आपका चैप्टर है बच्चों मूल निवासियों का विस्थापन। बेसिकली इसमें आप अमेरिका के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका 7वां चैप्टर
आधुनिकीकरण के रास्ते। अब इसमें दो आपको वो पढ़ने हैं देशों के बारे में। एक तो आपका रहेगा जापान, ठीक है, और एक रहेगा आपका चीन। इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल आपके ये 7 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अभी आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो आ जाइए इसको अच्छे से समझा देते हैं। पहला चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया सभ्यता का। सेकंड चैप्टर है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। फिर है यहाँ पे यायावर साम्राज्य यानी कि चंगेज खान, मंगोलों के बारे में। फिर आपका 3 वर्ग आ जाता है। चैप्टर 5 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। चैप्टर 6 है मूल्यवासियों के विस्थापन। चैप्टर 7 है आधुनिकीकरण के रास्ते। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक क्या था? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्या है ज्यादातर। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में, ठीक है। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें, आप सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में, ठीक है, वहाँ का भूगोल कैसा था। फिर मेसोपोटामिया जो है जिसे हम शहरी सभ्यता भी बोलते हैं, तो यहाँ पे शहरीकरण का क्या इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पे जो व्यापार वगैरह था वो कैसे होता था, व्यापार के लिए लेखा जोखा यानी कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है, तो वो है लेखन कला की देन। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भूगोल भी 8 नंबर में आ जाता है कई बार। शहरीकरण का महत्व इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ना, दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, इससे भी 8 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरों का महत्व इससे 3 नंबर का बनता है। ओके, तो मैंने आपको बता भी दिया किससे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, चलो अब आता है यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसमें आपको क्या करना है, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था इसके बारे में, तीसरी शताब्दी का संकट क्या रहा। ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक 3 नंबर में जरूर आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता, संस्कृति कैसी थी इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट 8 नंबर का क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार कैसे था, श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था, और सामाजिक श्रेणियां कैसे थी, ये सभी आते हैं, ठीक है। परावर्ती पुराकाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आता है चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही थी, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद चंगेज खान कौन था यानी कि इसका जीवन व्रत क्या था। एक इंपॉर्टेंट इसका ये है कि चंगेज खान जो है ना, इसकी सैनिक उपलब्धियां क्या थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये उपलब्धियां, क्योंकि इससे हमेशा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है चंगेज खान का जीवन वृत्त और इसकी उपलब्धियां, ठीक है। चंगेज खान के बाद में मंगोलों की स्थिति क्या रही, चंगेज खान और मंगोलों का जो विश्व इतिहास है इसमें क्या स्थान है, चंगेज खान के लिए मंगोलों की इंपॉर्टेंस क्या थी, इसके बारे में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला चैप्टर है 3 वर्ग। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले आप सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब सामंतवाद जो है ना, इसमें से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर के भी 8 नंबर के भी, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब इसमें 3 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग है पादरी वर्ग, जिसमें भिक्षु, इनकी विशेषताएं, चर्च, समाज, पादरी वगैरह ये सभी आ जाते हैं। दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग, इसमें मेनर की जागीर, नाइट की विशेषताएं, अभिजात वर्ग की विशेषताएं, ये सब आ जाते हैं। तीसरा वर्ग जिसमें किसानों के बारे में बात होती है, 2 तरीके के किसान, स्वतंत्र और बंधक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी कैसी रही थी, ये बात होगी यहाँ पे 11वीं सेंचुरी की, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर चौथे वर्ग के उदय में, अभी हमने देखा ना ये 3 वर्ग थे, चौथे वर्ग का उदय किस प्रकार से हुआ। उसके बाद 14वीं शताब्दी का संकट, ठीक है, संकट क्या था, 14वीं शताब्दी से पहले क्या बदलाव हुए, उसके बाद में क्या बदलाव हुए, ये सारी चीजें 8-8 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, इसमें इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ, ठीक है। विश्वविद्यालय और मानवतावाद के परिचय के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यथार्थवाद क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, ठीक है। फिर जो मुद्रित पुस्तकें थी सबसे पहले कहाँ छपी, इनके क्या लाभ हुए, क्या विशेषताएं रही, इसके बारे में 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। महिलाओं
की आकांक्षा, इनकी महिलाओं की स्थिति क्या थी इसके बारे में, ठीक है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्या रहा था, ठीक है। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के बारे में, इससे संबंधित 3 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों, देख लेना पढ़ के, ठीक है। फिर कोपरनिकस क्रांति तथा ब्रह्मांड का अध्ययन, 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 मूलवासियों का विस्थापन। तो इसमें देखो बेसिकली आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। इतने ये जो पॉइंट हैं, इतने ये सभी के सभी किस पे बेस्ड हैं, अमेरिका के ऊपर, ठीक है। ये अमेरिका के ऊपर हो जाएंगे कि मूलवासियों का अर्थ, इनकी विशेषताएं, यूरोपियों से कैसे मुकाबला किया, इनके लिए क्या धारणाएं होती थी, गोल्ड रश, इससे उद्योगों में वृद्धि कैसे हुई, संवैधानिक अधिकार इन्हें बंद करके रखा जाता था। फिर ऑस्ट्रेलिया में मूल्यवासियों की स्थिति कैसी थी इसके बारे में, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे जापान के बारे में। जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी जब इस पे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे वो बम गिराए थे ना, उसके बाद में ये पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग हुआ। मेजी पुनर्स्थापना, इसने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया। मजदूर राष्ट्रवाद, और हार के बाद में ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभरा, इसके बारे में, ठीक है। फिर चाइना के बारे में आप पढ़ेंगे, चीन में साम्यवादी दल का उदय कैसे हुआ, नए जनवाद की स्थापना, फिर 1978 से शुरू होने वाले सुधार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझा दिया आपको अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। पूरे साल भर हम आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे उस रोड मैप के बारे में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो आपके हिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर को, जैसे आपका चैप्टर 1 है लेखन कला और शहरी जीवन, तो इस चैप्टर को कम से कम 3 वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी और 3 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं हर एक चैप्टर की 3 वीडियो में बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगा, और जब आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हो, रिपीटेड क्वेश्चन हो, जिसके चांस हो कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये तो क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन जब आप ये समझ जाओगे, फिर आपको मैं करवाऊंगा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हर चैप्टर से कम 50+ एमसीक्यू, ठीक है। और पेपर में आपका 5 मार्क्स में मैप भी आता है, तो मैप ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 इंपॉर्टेंट मैप हैं। मैप की तैयारी बहुत बढ़िया करवा दूंगा, पिक्चर्स भी आती हैं, पैसेज भी आती हैं। हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यू, मैप, पिक्चर्स यानी कि इमेजेस वाले क्वेश्चन और पैसेज सब कुछ अच्छे से करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर आता है बच्चों पीवाईक्यूज। आप यकीन मानो बच्चों, पिछले साल भी मैंने ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज कराए थे बच्चों को, और उसी में से 50 से लेके 16% तक के क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। और जो बच गया था बाकी का पेपर, वो हमने उन्हें 10 इंपॉर्टेंट सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए थे, उसमें से आ गया था। यानी कि पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से आपका पूरा का पूरा पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको मैं पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ऐसे सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इतना ही नहीं, जब आपके फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपके लिए मैं एग्जाम स्पेशल लाइव क्लास लूंगा। बच्चों हम 1 घंटे की लाइव क्लास नहीं लेते, कम से कम 3 से 4 5 6 घंटे की लाइव क्लास हमने ली है पिछले सेशन में, और इस बार भी लेंगे, टेंशन मत लो, तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे एक ही है, अभी मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत कम ज्वाइन हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी ज्वाइन हो। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और हाँ अगर कर रखा है ना, तो जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों, उससे एक बार चेकआउट कर लेना कि वो ऑल पे सेट है या नहीं है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी सारी वीडियोज़ की, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना स्ट्रेटजी कैसी लगी, और टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और ब्लूप्रिंट वगैरह के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है
फाइनल एग्जाम में ये 10 नंबर का आने वाला है आपका, ठीक है। दूसरा और तीसरा चैप्टर मिला के दूसरा जो चैप्टर है ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर भी आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद चौथा चैप्टर भी फाइनल एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, पांचवा भी 10 नंबर का आएगा, फिर छठा चैप्टर भी आपका 10 नंबर का, सातवां चैप्टर आपका 15 नंबर का आएगा, ठीक है। और 5 नंबर का आपका मैप कहीं से भी आ सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये ब्लूप्रिंट भी हो गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और 20 मार्क्स का जो है आपका ये प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।